नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गरिमा और आप सुन रहे हैं मेरे साथ जुलूस की भीड़, जिसे लिखा है भवदूष पांडे जी ने। उम्मीद करते हूँ कि आपको जुलूस की भीड़ की पिछली कुछ कहानियाँ मेरे साथ सुनने में मजा आया होगा। आज आप सुनेंगे जुलूस की भीड़ की अगली कहानी, जिसे लिखा है भवदूष पांडे जी ने, और सुन रहे हैं आप इसे मेरी यानी गरिमा के साथ। कहानी अविश्वास। आज रविवार है, दुकानदारी की उम्मीद ज्यादा है। मुझे जल्दी से जल्दी दुकान पर पहुंचना पड़ेगा। पिछले हफ्ते सलीम और निसार ने बहुत माल दबा लिया था। राजा सलमा से बोलते हुए घर से निकला। यह सुन सलमा टिफिन पैक करते हुए उससे बोली, कुछ खाने को तो ले लीजिए, दोपहर को आकर खा लूंगा। कहते हुए राजा दुकान के लिए निकल गया। राजा दुकान खुलने के करीब 2 घंटे बाद पहुंचा और पहुंचते ही वह सलीम और निसार से बोला, क्या भाई लोग, कितना आ चुका है अब तक? रविवार वाली भीड़ नहीं दिख रही, या सुबह ही सारे लोग आकर जा चुके हैं? कहाँ मालिक, अभी तक 100 रुपए का काम भी नहीं हुआ। साहब, आज पता नहीं क्यों दुकानदारी मंदी है थोड़ी सी। निसार दुखी मन से राजा से बोला। यह देखकर राजा रजिस्टर देखता है और उसे केवल 2 लाइन दिखती है, जिसमें लिखा था निसार 30 + 30 रुपए, सलीम 40 + 10 रुपए। बाकी की एंट्री कहाँ है? बताया तो साहब, आज दुकानदारी बड़ी मंदी है। दोनों एक साथ राजा की बात सुनकर उसे जवाब देते हुए बोले। थोड़ी देर क्या हुई, खाते में गड़बड़ी हो गई। राजा उनकी बात सुनकर बुदबुदाने लगा। राजा की एक पैतृक नाई की दुकान थी, जो शहर के व्यस्त इलाके में थी। राजा घर का सबसे छोटा लड़का था, जो कुछ महीनों पहले तक राजकुमार की तरह मटर गश्ती और बचपन में रहता था। मटर गश्ती रोकने के लिए राजा की शादी का सुझाव आया और चट मंगनी पट जोड़ा बना दिया गया। शादी के बाद राजा पर थोड़ा सा लगाम लगा। दोस्तों के साथ घूमना फिरना कम हो गया, लेकिन घर के कामों में मन अभी भी नहीं लगता था। अब्बू ही अपनी दुकान देखते थे, हालांकि अब बढ़ती उम्र और कमजोर आंखों के कारण कैंची हाथ नहीं लगाते थे। राजा को बाल काटने नहीं आते थे और ना ही उसे सीखने में दिलचस्पी थी। वह अपने अब्बू से बोलता था कि वह बिजनेस करेगा, यह नाईगिरी उससे ना होगा। अब्बू समझाते थे कि बेटा सीख ले, अपनी बहुत पुरानी दुकान है, मेरे जाने के बाद इस दुकान का क्या होगा? मगर राजा सुनता ही नहीं था। राजा पर मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब अब्बू चल बसे। शादी के बाद मटर गश्ती के कम होने का दुख था ही कि उसी दौरान जिम्मेदारियों का पहाड़ भी उसके सिर पर आ गिरा। राजा का जिस काम में मन नहीं लगता था, उसी का प्रचलन उसकी अपरिहार्यता बन गई, क्योंकि संकट अब जीविका पर आने वाला था। सबसे पहले राजा ने कुछ 1000 रुपए लगवाकर अपनी पैतृक दुकान की रूपरेखा बदलवाई। उसमें कुछ नए उपकरण लगवाए, छोटी मोटी काफी चीजें बदल डाली और अंत में नाम भी बदल डाला, मॉडर्न हेयर ड्रेसर। जब इतना निवेश था तो जाहिर है कि दर सूची में परिवर्तन हो। इस प्रकार मॉडर्न हेयर ड्रेसर उसी बाजार के अन्य दुकानों से थोड़ा महंगा और आधुनिक बन चुका था। सलीम और निसार उसकी दुकान में काफी पुराने कलाकार थे। उसके पिताजी उनके उस्ताद थे और वो 2 शागिर्द। जब कभी सलीम और निसार पहले से ही व्यस्त हों, तो राजा के अब्बू नए ग्राहक को तीसरी कुर्सी पर बैठाकर हजामत बनाना शुरू कर देते थे। अब्बू अपनी दुकान में कर्मचारी की तरह थे, लेकिन राजा ने अपने आप को मैनेजर बना लिया था। अपने लिए दुकान के कोने में एक कुर्सी और एक काउंटर रख दिया। राजा में धैर्य की बहुत कमी थी। उसके दिमाग में था कि जो पैसा दुकान के आधुनिकीकरण में लगा है, उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। यह इतनी जल्दी संभव न था। उसके मन में शंका हुई कि कहीं ये पुराने कलाकार पैसे का हेरफेर तो नहीं कर रहे, जबकि वास्तविकता यह थी कि उसकी दुकान में रेट ज्यादा थे और उस बाजार में और भी दुकानें थी। राजा ने एक तरकीब सोची और अपनी मॉडर्न शॉप में एक नया कलाकार रख दिया। इस योजना को कुछ ऐसे तर्कसंगत ठहराया गया कि जब कभी कभी निसार और सलीम दोनों ही व्यस्त रहते हैं और तब कई ग्राहक वापस लौट जाते हैं, तीसरी कुर्सी तो है ही मॉडर्न हेयर ड्रेसर में, बस कमी है कलाकार की। और इस प्रकार सोनू को बाल काटने के काम के साथ खबरी का काम भी दे दिया गया। नया कलाकार सोनू
राजा के एक दोस्त का छोटा भाई था। सोनू काम में ढीला था, लेकिन चुगलीबाजी में चुस्त। उस चीज की भी रिपोर्टिंग कर देता जो हुई भी ना हो, जैसे आजकल दिन रात न्यूज दिखाने वाले कुछ चैनल। कितनी दुकानदारी हो गई अब तक? राजा ने सोनू को फोन करके पूछा। भीड़ तो काफी थी सुबह जब मैं पहुंचा था भैया, आज मैं थोड़ा देर से दुकान पर आया था। सोनू ने राजा की बात का जवाब देते हुए कहा। एक तो सोनू खुद दुकान पर देर से आया था, ऊपर से गलत रिपोर्टिंग कर रहा था। दुकान में कुल 6 या 7 लोग बेमुश्किल आ सकते थे, 3 कुर्सी पर और 4 बेंच पर। सोनू ने सुबह से एक ही काम किया और ग्राहकों को इंतजार करने को बोलकर गली में पान मसाला लेने चला गया था। जानबूझकर सोनू ने भीड़ होने की बात कह दी। दोपहर को जब राजा आया तब उसे हिसाब की किताब में अशान्वित प्रविष्टियां नहीं मिली। सोनू तुम समय से आया करो, राजा ने गुस्से में कहा। निसार और सलीम को कुछ समझ में नहीं आया कि यह सोनू से नाराज है या उन पर शक कर रहा है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। मॉडर्न हेयर ड्रेसर की आमदनी में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। सोनू जो खुद नकारा था ने राजा भैया का कान भरा कि कुछ नियमों में परिवर्तन करने से दुकान की आमदनी बढ़ सकती है। पहला परिवर्तन कि कलाकार द्वारा किए गए काम के मूल्य का आधा की जगह 2/3 मालिक को दिया जाएगा। अगर कोई ग्राहक कोई स्पेशल पैकेज लेता है जिसका सेवा दर बाकी से काफी ज्यादा थी, तो जो पहले उसमें से सामग्री का मूल्य काटने के बाद ही मालिक और कलाकार के बीच बंटवारा होगा। यह दूसरा परिवर्तन था। सोनू द्वारा सुझाया गया दोनों ही परिवर्तन राजा द्वारा स्वीकार लिए गए। निसार और सलीम अगले ही दिन आते ही अपने मालिक से रुआन से मन से बोल उठे। राजा साहब, हमारे हिसाब कर दीजिए, हम लोग इस नए नियम से काम ना कर पाएंगे। ले देकर हफ्ते भर में 1000-1500 हम कमा पाते हैं, उसमें से 1/3 आप और भी कम कर रहे हैं। पूरे बाजार में ऐसे ही दुकानदारी होती है साहब, आधा आपका और आधा कलाकारों का। मेहनत लगती है साहब, गट्टे दर्द हो जाते हैं कैंची चला चला कर। साहब, हराम का नहीं खाते हैं हम लोग। आप जो स्पेशल पैकेज में नियम बनाए हो वो आप देख लो, कितना महंगा सामान आता है वो हम लोगों के नहीं पता, लेकिन बाल काटने और दाढ़ी बनाने में हमें आधा चाहिए। पहले परिवर्तन का शुरुआत में ही इतना विरोध हो गया कि वह निरस्त हो गया। दूसरा नियम बना रहा। दोनों पुराने कलाकारों ने इसका ज्यादा विरोध भी नहीं किया और इस परिवर्तन पर उदासीन रहे। इस दूसरे नियम का काट यह निकला कि पुराने कलाकारों ने स्पेशल पैकेज लेने के लिए ग्राहकों को प्रेरित करना ही बंद कर दिया। कोई ग्राहक अगर सिर्फ 40 रुपए के बाल कटवाने आए और वह 400 रुपए का स्पा करा कर जाए, तो यह कलाकार की मार्केटिंग कला होती है। नए नियम आने के बाद निसार और सलीम ने अपनी मार्केटिंग कला का उपयोग लगभग समाप्त ही कर दिया था। इसका असर तो एक हफ्ते में ही दिखने लगा था और महीने के अंत में स्पष्ट हो गया कि जब दुकान की आमदनी पिछले महीने से भी कम हो गई। जिस स्पेशल सेवाओं के लिए मॉडर्न हेयर ड्रेसर को राजा ने परिवर्तित किया था, उन्हीं सेवाओं से दुकान को सबसे कम आमदनी हुई थी। राजा को पूरा माजरा समझ में आ गया। पहली बार उसके गुस्से का शिकार अब सोनू हुआ और गुस्सा इतना ज्यादा कि सोनू की दुकान से छुट्टी हो गई। राजा निसार और सलीम की चालबाजी समझ गया, लेकिन उसे इतना समझ में आ गया था कि हड़बड़ी में अब कोई एक्शन लेना ठीक नहीं। राजा ने दुकान के सारे नियम पूर्ववत कर दिए, लेकिन कलाकारों पर शक ज्यों का त्यों बना रहा। समस्या पुरानी थी। दुकान से उतनी आमदनी नहीं हो रही थी जितना राजा चाह रहा था। उसे लग रहा था कि निसार और सलीम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। सोनू को रखने का प्रयोग असफल हो चुका था। वह एक और तीसरे को नहीं रख सकता था। राजा के शक का कोई इलाज न था। एक ही इलाज था, वो था चश्मदीद बना जाए। राजा ने निर्णय लिया कि वह खुद दुकान पर सुबह से लेकर रात तक बैठेगा और हिसाब किताब पर नजर रखेगा। अगले ही दिन सुबह 7 बजे ही राजा दुकान पर पहुंच गया, वो भी सबसे पहले। एक ग्राहक दुकान खुली देखकर पहुंचा। राजा ने ग्राहक को थोड़ा इंतजार करने को कहा। क्यों, तुम बाल नहीं काटते हो क्या? अधीर ग्राहक ने राजा से पूछा।
नहीं, बस 2 मिनट इंतजार करिए, कलाकार आते ही होंगे। राजा के अंदर का मैनेजर उसकी बात सुनकर बोल उठा। निसार और सलीम थोड़ी देर से आए और राजा को पहले से ही दुकान में देखकर वे थोड़ा असहज हुए और तुरंत अपने काम पर लग गए। निसार और सलीम के देर से आने पर राजा नाराज तो था, लेकिन उससे कहीं अधिक गुस्सा अपने आप से हुआ। अगर आज मुझे बाल काटना आता रहता तो यह ग्राहक वापस किसी और दुकान में नहीं जाता। राजा को पहली बार पश्चाताप हुआ। उसे अपने अब्बू की बातें याद आने लगी। कैसे वह अपने अब्बू के सुझावों को अस्वीकार करता रहा था। आज उसके मन में बार बार अब्बू जान की बातें घूम रही थी। पहले दिन ही राजा का हृदय परिवर्तन हुआ और राजा केश कलाकार बनने को तैयार हो गया। चाचा, हमें भी सिखाओ बाल काटना, राजा ने सलीम से कहा। कहा राजा भैया, आप हिसाब किताब, दुकान की व्यवस्था और सामग्री देखिए, नाईगिरी हम लोग देख लेंगे। सलीम ने राजा की बात सुनकर उससे कहा। दुकान के नौकर की यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। कोई तीसरा नाई का काम करने का मतलब उन दोनों की महीने भर की कमाई में कटौती थी। सो सलीम और निसार ने राजा को काम सीखने में उदासीनता व्यक्त की। फिर भी मालिक के आग्रह को बहुत दिन तक टालना संभव न था। राजा ने काम सीखना शुरू किया, लेकिन मन नहीं लग पा रहा था। सबसे बड़ी समस्या आई, किसका बाल काटा जाए और किसकी शेविंग की जाए। कभी निसार तो कभी सलीम राजा के लिए प्रजा बनते। अब ग्राहक पर तो प्रयोग किया नहीं जा सकता था। सो 1-2 दिन में ही सलीम और निसार के बाल बेतरतीब और जोकर की तरह हो गए, लेकिन राजा के प्रयोग खत्म ही नहीं हुए। 2 दिन में निसार की 10 और सलीम की 8 बार दाढ़ी बन गई थी। राजा को अब समझ में आ रहा था कि नाईगिरी की कला धैर्य और मेहनत चाहती है। उसे थोड़ा अफसोस हुआ कि उसने इन लोगों की मेहनताना कम करने का नियम बनाया था। 2 दिन के प्रयोग के बाद मालिक राजा ने अपने आप को कलाकार घोषित कर दिया और तीसरी कुर्सी का जिम्मा ले लिया। शर्त यह थी कि जब दोनों कुर्सी पहले से भरी हो तभी मालिक उर्फ राजा काम करेंगे। रविवार का दिन आया और भीड़ बढ़ी। राजा ने कैंची पकड़ी। कुर्सी पर बैठे थे दीवान जी, जो उसी मोहल्ले में रहते थे और पास की चौकी पर तैनात थे। बेमुश्किल 2 दिन ही अभ्यास किया था राजा ने। दीवान जी की शेविंग बनाना शुरू कर दिया। उस तरह की पहली धार ने दीवान जी के गाल काट दिए। दीवान जी उठे और राजा को जोरदार घुड़की पिलाई और गाली तो घलुआ के रूप में खूब मिली। तुम कब से काम करने लगे? लफंगाई करो तुम। जब तुमको नहीं आता है तो क्यों मेरी शेविंग करने लगे? बची हुई शेविंग यह बात सुनकर अब सलीम ने पूरी करी और राजा के और दीवान की हड़काई जारी रही। राजा इनकी बात सुनकर दुकान से बाहर निकल गया और जब तक दीवान जी बाहर नहीं निकले तब तक वह बाहर ही रहा। राजा करीब आधे घंटे बाद आया और कोने में अपनी मैनेजर वाली कुर्सी पर बैठ गया। रविवार वाले दिन दुकान में कई बार भीड़ बढ़ी, लेकिन राजा ने फिर कैंची को हाथ न लगाया। सलीम और निसार मन ही मन खुश थे, क्योंकि उन दोनों के एक संभावित प्रतिद्वंद्वी का खात्मा हो चुका था। राजा को बार बार अपने अब्बू जान की नसीहत याद आने लगी। काश समय पर काम सीख लेता। दीवान जी की हड़काई के बाद राजा को फिर कैंची थामने की हिम्मत न हुई। राजा के पास अब 2 ही विकल्प बचे थे। पहला विकल्प कि वह अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करे और नौकरी खोजे या किसी सरकारी योजना का लाभार्थी बनकर बिजनेस करे। पढ़ाई तो राजा के लिए टेढ़ी खीर पहले से ही थी और अब तो पढ़ाई छूटने के बाद असाध्य सी हो गई थी। और पढ़ाई के लिए जाने पर दुकान की सुपरवाइजरी कौन करेगा? इस यक्ष प्रश्न के उत्तर में दूसरा विकल्प यह था कि राजा दुकान पर बैठे और अपने मॉडर्न हेयर ड्रेसर का प्रबंधन संभाले। राजा को यही विकल्प सुगम लगा। अगले दिन से राजा नियम से दुकान जाने लगा। दुकान पहुंचने की जल्दबाजी में वह कई बार सलमा के द्वारा बनाए हुए नाश्ते को भी खाना छोड़ देता था। पान मसाला का व्यसन उसे किशोर अवस्था से ही लग गया था। मसाले के लिए दिन भर की रह रह कर उठने वाली तलब को मिटाने के लिए वह पान मसालों के दर्जनों पैकेट एक साथ खरीद लेता।
अब मोबाइल की लत तो पैकेट से भी बुरी थी, जो दिन भर उसे उलझाए रखती थी और उसे पता भी नहीं चल पाता था। असीमित इंटरनेट पैक युवाओं को सबसे ज्यादा बेकार बना रहा था। बेरोजगारी इसका कारण और प्रभाव दोनों ही थी। 2-4 दिन की मैनेजर की कुर्सी पर बैठने के बाद राजा मालिक नौकर ग्रंथि का शिकार हो गया। शुरुआत के दिनों में तो वह सलीम और निसार से उनका और उनके परिवार का हाल चाल भी पूछ लेता था, लेकिन 2-4 दिन के बाद वह सिर्फ उनसे हिसाब किताब की ही बात करने लगा। उसे किसी ने बता दिया था कि मालिक को अपने नौकरों से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अपनी कुर्सी पर बैठकर, काउंटर पर झुककर और मुंह में मसाला घुलाकर राजा दिन भर अपने स्मार्ट मोबाइल की स्क्रीन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घूमता रहता। कोई ग्राहक आए तो बस उसकी तरफ गर्दन झुककर देख लेता कि वह किसकी कुर्सी पर बैठने जा रहा है, और ग्राहक के जाते समय उससे रुपए लेकर काउंटर की दराज में रख देता। सच मायने में उसकी उत्पादकता शून्य थी। अविश्वास के प्रहार ने उसे एक प्रच्छन्न बेरोजगार बना दिया था। अगर वह सिर्फ अपने कर्मचारियों पर विश्वास मात्र कर लेता तो उसकी दुकान में जरूरत नहीं थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि कलाकारी उसे आती नहीं थी और अविश्वास उसके मन से जा नहीं रहा था। रविवार जैसे भीड़ भाड़ वाले दिन राजा के आराम से कट जाते थे। समस्या ऐसे दिन आती जब दिन भर में बेमुश्किल 10 ग्राहक भी नहीं आते थे। राजा दिन भर क्या करे? आज गुरुवार का दिन है। दोपहर हो चुकी है, लेकिन सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। राजा का दिन ही नहीं कट रहा है। वह अपने स्मार्टफोन को बार बार लॉक और फिर अनलॉक करता है। कभी त्वरित संदेश वाले एप्लीकेशन खोलता और उसमें ऊपर नीचे करता, तो कभी कभी किसी के भेजे हुए फोटो और वीडियो दूसरों को अग्रेसित करता। 2-4 बार यही करता रहता। राजा भैया खाना खा लो थोड़ा सा, अपना टिफिन खोलते हुए निसार बोला। नहीं, तुम लोग खाओ। राजा अपना स्मार्टफोन और मोटरसाइकिल की चाबी उठाते हुए निसार से बोला। राजा एक पान मसाले की दुकान पर खड़ा खड़ा गप हाँकने लगा। करीब करीब 1-8 घंटे बाद ध्यान आया कि वह घर खाने के लिए निकला था। 4 बजे वह घर पहुंचा। आज ज्यादा काम था क्या जो आप इतनी देर से खाने पर आए? सलमान ने नाराजगी जाहिर करते हुए राजा से कहा। राजा खिंच गया और बिना खाए उठकर दुकान आ पहुंचा। मेरे जाने के बाद कितने ग्राहक आए? निसार की तरफ देखकर राजा बोला। अभी अभी एक गया है बाल कटवाकर। सलीम ने राजा की बात सुन उस पर जवाब देते हुए कहा। फिर गड़बड़ कर दी इन्होंने। राजा उनकी बात सुनकर बुनबुनाने लगा। ना सिर्फ राजा बल्कि सलीम और निसार भी परेशान हो रहे थे। आज सलीम को 20 रुपए की ही दिहाड़ी मिली थी और निसार तो खाली हाथ ही घर लौटा था। ऐसा नहीं कि पहले कभी खाली हाथ ना लौटे हों, लेकिन इस बार तो वो चौतरफा मार झेल रहे थे। एक तो कमाई धमाई कुछ नहीं, ऊपर से अविश्वास की तलवार, और उसके भी ऊपर मालिक का दिन भर मनहूस चेहरा सामने रहता। कुछ तो करना धरना कुछ नहीं, बस दिन भर खाली हाथ बैठे बैठे मीन मेख निकलता रहता है। सलीम और निसार एक दूसरे से घर जाते समय बोल रहे थे। उन दोनों को खुद पर शक किया जाने सबसे बुरा लग रहा था। सालों से उस दुकान पर रहने के दौरान कभी भी राजा के अब्बू ने उन पर शक नहीं किया था। इस शक का इलाज शक से ही ढूंढना पड़ेगा, तभी यह राजा का बच्चा सुधरेगा। निसार ने सलीम की बात सुनकर उससे कहा। शक तो इसका भी कभी कम नहीं होगा, कम से कम नकारे की तरह आकर माथे पर तो ना बैठे। सलीम ने अपनी व्यथा निसार को बताते हुए कहा। कुछ करना पड़ेगा। दोनों यह बोलते हुए एक दूसरे से विदा लेते हैं। अगले दिन शुक्रवार को दुकान की स्थिति थोड़ी ठीक थी और ग्राहक आ रहे थे। राजा कोने में बैठकर अपने स्मार्टफोन में फोटो, वीडियो और सोशल मीडिया में बारी बारी घूमता रहा और पान मसाला घुला रहा था। एक अज्ञात शख्स शॉप में आते ही राजा को संबोधित करते हुए बोला। अरे राजा भैया, आप तो इधर बैठे हैं, तो फिर किसकी बाइक पर भाभी जान बाजार में घूम रही थी? हो सकता है मुझे भ्रम हुआ हो, भाभी जान नहीं कोई और रहा हो, माफ करना भई। इतना काफी था राजा के मन में शक के बीज रोपने के लिए। राजा यह बात सुनते ही तुरंत अपनी मोटर बाइक उठाकर घर के लिए निकल पड़ा।
अब यह राजा के इस बच्चे से थोड़ी बहुत मुक्ति मिलेगी। अब हम लोगों के माथे पर दिन भर सवार नहीं रहेगा, दिन भर यह घर और दुकान करता रहेगा। यह देखकर अपनी योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन होने पर निसार गर्व से बोला, क्या तुम बाजार से घूम कर आई हो अभी अभी? घर पहुंचते ही सलमा से राजा गुस्से में पूछा, दिमाग खराब मत करो, रानी बोलकर नौकरानी बना रखा है। घर के काम धाम से फुर्सत मिले तो जरूर जाऊंगी बाजार घूमने। सलमा का गुस्सा राजा की बात सुनकर अब फूट गया था। अज्ञात व्यक्ति की बात तो गलत निकली, जिससे राजा को राहत मिली, लेकिन सलमा की बात कि फुर्सत मिले तो जरूर जाऊंगी घूमने ने राजा के दिमाग में खलल डाल दी। जो शक अभी तक राजा को अपने घर से दुकान दौड़ाता था, अब उसे दुकान से घर भी दौड़ाने लगा। इस महाशक से दोनों लोगों को लाभ मिला। दुकान के कलाकारों को राजा से आधी मुक्ति मिली और सलमा को दिन भर के अकेलेपन से थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन अविश्वास के कीड़े ने राजा को इतना काटना शुरू कर दिया कि वह ससंयमता विनश्यत की राह पर चल पड़ा, जहाँ से उसका वापस विश्वास की दुनिया में आना संभव ना था। तो दोस्तों, यह थी कहानी जुलूस की भीड़ से अविश्वास, जिसे लिखा है भवदोष पांडे जी ने। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी मेरे साथ सुनने में अच्छी लगी होगी। आपने देखा कि कैसे राजा के शक ने उसे इतना कागल बना दिया था कि अब वह घर से दुकान और दुकान से घर भी आना शुरू कर दिया था। मगर इससे फायदा तो चलो दोनों को ही हो गया था, उसकी बीवी को भी और उन दो कलाकारों को भी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी में अपने आसपास के पात्र जरूर महसूस हुए होंगे। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ, मगर लाऊंगी आपके लिए अब अगली और आखिरी कहानी जुलूस की भीड़ से। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी सुनने में भी मजा आएगा। मगर तब तक के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। धन्यवाद।